पहले जो कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं? बहुत साल पहले आप याद कीजिए कि एक योजना की शुरुआत हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। उसको क्या कहा गया? केबीके। केबीके का मतलब है कोरापुट, बलांगीर एंड कलाहांडी। तो ये तीनों इलाका है जहाँ पे 96 के आसपास थी। हाँ हाँ 90s के बाद किया गया। एक केबीके बताया गया कि केबीके पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके लिए सरकार उसको डेवलप करने के लिए कुछ कार्यक्रम करेगा। उसी कार्यक्रम के तहत पानी का बंदोबस्त करना, रोड बनवाना, रेल का सड़क आगे ले जाना, ऐसे काम सब कुछ विकास परियोजना किया गया। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये सारा जो काम हो रहा है, सारा जो तामझाम हो रहा है, उसके पीछे एक मंशा है। वो मंशा है कि केबीके डिस्ट्रिक्ट में जो बक्साइट है, आदिवासी लोगों के ज़मीन के नीचे, उनके खेती करने वाले डंगर पहाड़ियों के ऊपर, उसको ले जाने का ही एक मंशा उसी के साथ छिपा हुआ है। डंगर माने क्या होता है? थोड़ा पहाड़ है, वो एक किस्म के पहाड़ है जिसमें पेड़ नहीं होता है ज़्यादातर, वो भी खेती होता है उसमें। जो कोरापुट अगर आप जाएंगे, रायगढ़ जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन पेड़ ज़्यादातर उसमें नहीं होता है। और आपको पता चलना चाहिए कि जहाँ पे बक्साइट होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा पहाड़ का होता है उसमें पेड़ नहीं होता है। एक फील्ड, प्लेन फील्ड होता है, बहुत लंबा फील्ड, कई 10-20 आप फुटबॉल फील्ड बना सकते हैं उसमें, ऐसे होता है ज़्यादातर जगह पे। तो ये आप अगर देखेंगे बरगढ़ के सीमांत में जो बलांगीर है, नृसिंहनाथ के उस पार जो हरिशंकर बोलते हैं, उसी से लेकर कलाहांडी में वो गंधमार्दन पहाड़ है। गंधमार्दन की इस ओर है नरसिंहनाथ, दूसरे ओर जो बलांगीर में है वो हरिशंकर। उसी से लेकर आप अगर कलाहांडी जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा आपके नियमगिरी पहाड़, जहाँ पे बक्साइट है। उसके पास खंडवाल माली है, वहाँ भी बक्साइट है। और उसी के साथ लगे हुए रायगढ़ है। रायगढ़ में अगर आप बाफला माली जाएंगे, सासुबहू माली जाएंगे, वहाँ भी बक्साइट है। फिर आगे जाके अगर कोरापुट पहुँच जाएंगे तो माली पर्वत है, वहाँ भी बक्साइट है। तो ये पूरा एक बक्साइट का इलाका है। एशिया का ज़्यादातर बक्साइट माने वहीं पे इस इलाके में है। तो बक्साइट ले जाने का जब लोगों को पता चला कि उनको खदेड़ेंगे ये लोग, उनको विस्थापित करेंगे, पॉल्यूशन होगा, उनका पानी चला जाएगा, ज़मीन चला जाएगा, तो इस इलाके में लड़ाई हुआ। तो गंधमार्दन में जो कंपनी आया वो बल्को कंपनी, उस समय खनिज और इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा, ये 90 दशक के पहले की बात है, तो उस समय आपका सो कॉल्ड एलपीजी नहीं हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, तो सरकारी कंपनी था बाल्को। लेकिन इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ कि गंधमार्दन छोड़ के उनको जाना पड़ा, और ना खनिज हुआ ना इंडस्ट्री वहाँ हुआ। तो गंधमार्दन सुरक्षा जो परिषद ने वो लड़ाई लड़ी लंबे अरसे तक, बाद में गवर्नमेंट उसको बंद करवा दिया। दूसरे है कि आपके नियमगिरी में जो लड़ाई हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक समय दखल देना पड़ा, तो वहाँ क्या हुआ, लड़ाई के चलते इंडस्ट्री तो बन गया, लोगों को दमन करके, रिप्रेस करके, लोगों के ऊपर अत्याचार करे, लोगों को जेल में डाल के बना दिया इंडस्ट्री वेदांत ने। लेकिन लोगों की लड़ाई के चलते, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के चलते वहाँ पे अभी तक खनिज नहीं हुआ है। वो जो माली पर्वत है, खंडवाल माली, वहाँ पे खनिज करने की कोशिश हो रहा है। वहाँ पे भी लोगों का, हाँ, रायगढ़ कलाहांडी दोनों जगह, वहाँ पे भी विरोध हो रहा है। और जो काशीपुर इलाके में जो बाफला माली के ऊपर बिरला ने और यहाँ पे हिंडाल्को ने ये कंपनियों के खिलाफ लड़ाई काशीपुर में लोगों ने लड़ा। लेकिन 12-14 साल की लड़ाई के बाद, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो 12-14 साल की लड़ाई के बाद इतना ज़्यादा रिप्रेशन हुआ, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिए गए, घर से उठा लिए गए, खेतों से उठा लिया गया, बाज़ार से उठा लिया गया,
लड़के एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम से तो इतना ज़्यादा रिप्रेशन हुआ, सीआरपीएफ का आना, नए पुलिस स्टेशन खोल के लोगों को दमन करना, तो एक समय आंदोलन बिखर गया। तो वहाँ पे भी आज इंडस्ट्री है। अभी फिर कोरापुट में माली पर्वत में बॉक्साइट खोलने की कोशिश हो रहा है, और अभी जनसुनवाई था हाल ही में लास्ट महीना, जिसको ट्राइबल लोगों ने बंद करवा दिया। तो वहाँ पे भी लड़ाई चल रहा है। तो ये पूरा इलाका, रायगढ़ में जो नाम बताया वहाँ कौन सा नाम बताया था? रायगढ़ में काशीपुर में माइनिंग हो रही है अभी। हाँ, माइनिंग हो रहा है। वहाँ पे माइकंज में एक फायरिंग हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए थे। बिरला का है। तो ये अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें ये जो बॉक्साइट है और ये जो 20 साल 25-30 साल से जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो इसमें संघर्ष की स्थिति, क्योंकि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण जो है मेटल है, यूज़ भी होना है, मतलब विकास के लिए जो गवर्नमेंट बोलते हैं यूज़ तो करेंगे। तो ऐसी क्या स्थिति बनाई जाए कि जिससे कि दोनों पक्ष एक रिकंसाइल हो, या मतलब कि पूरी तरह से होना ही नहीं चाहिए? मतलब एक आपका विचार। हमारा विचार है कि देश में बॉक्साइट की जितनी ज़रूरत है उसको ध्यान में रखा जाए। एक दूसरा है कि जो आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए भी खनिज को बचा के रखना चाहिए। तीसरा है कि जब देश की जो बेसिक ज़रूरत हैं उसके लिए खुदाई होना चाहिए, ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फ़ायदे के लिए और बहुराष्ट्रीय बिजनेस के लिए उसको खुदाई हो। तो उसके चलते हमको लगता है कि जितना देश में आज बॉक्साइट एल्युमिनियम अवेलेबल है, उससे और ज़्यादा खनिज की अभी ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा चीज़ है कि जब आप खुदाई की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब तक जो स्थानीय लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो किसान हैं, उनको आप नहीं समझा पाते कि किस तरह से तथाकथित देश के विकास के साथ आपकी भी विकास जुड़ा हुआ है और सच में जुड़ा हुआ है। ये जब तक आप उनको समझा नहीं पाते हैं, इसलिए समझा नहीं पाते हैं कि आपका मंशा नहीं उनका डेवलपमेंट करना। आपको सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनिज देने की पड़ी है, उनके फ़ायदे की पड़ी है। और आप जब उनके जंगल उजाड़ देते हैं, पहाड़ उजाड़ देते हैं, डंगर उजाड़ देते हैं, खेती उजाड़ देते हैं, उनके पास जीने का एक स्वाभिमानी ज़िंदगी के लिए जो विकल्प होना चाहिए, विकल्प स्रोत होना चाहिए, उनके पास नहीं है। और आप उनको कोई विकल्प स्रोत देना नहीं चाहते, आपके पास नहीं है विकल्प। ऐसे हालात में तो खनिज की खुदाई नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री की नहीं ज़रूरत नहीं है, हम समझते हैं ऐसा। और लोगों को दमन करके, उनके डेमोक्रेटिक राइट को ख़त्म करके खनिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका फ़ायदा कंपनियों को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे कि बॉक्साइट जिस दाम से ये लोग लेते हैं, उसी से पता चलता है कि सरकार को जो रेवेन्यू आता है वो इतना कम है कि असल में फ़ायदा कौन को किसके लिए है और किसका नुकसान है। अगर आप देखेंगे और लंबे अरसे का अगर नुकसान को अगर देखेंगे, आने वाली पीढ़ियों की बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, बारिश के बारे में बात करेंगे, तो आप पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तब पता चलेगा कि एक दीर्घकालीन रूप में बहुत बड़ा नुकसान को हम निमंत्रण कर रहे हैं। हम लोग वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा का निमंत्रण हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा बात है कि और भी जो दूसरे खनिज संपदा हैं उनके विषय में भी, क्योंकि स्थिति जो डिस्प्लेसमेंट की और जो भी चीज़ें हैं संघर्ष की, तो मतलब फिल्म अलग अलग कहानी एक ही रहती है, मतलब रिपीटेशन होता है। तो थोड़ा और जो दूसरे खनिज संसाधन हैं उनके विषय में थोड़ा कहाँ क्या है वेस्ट में? वेस्टर्न पार्ट तो उड़ीसा में जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर कोयले और लोहे की बात है। तो आप अगर देखेंगे कि पूरा कोयला और ये सारे चीज़ें जहाँ मिलता है, सैकड़ों लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया गया।
और कोयले के चलते बहुत जगह जंगल जो संपदा था वो ख़त्म हो गया, कम्युनिटी लैंड जो लोगों का था वो ख़त्म हो गया, ग्रामीण जो जंगल था वो ख़त्म हो गया। तो सिर्फ विस्थापन की बात नहीं है इसमें, लोगों की जो आजीविका और जो कम्युनिटी लैंड जिसके ऊपर लोगों का कोई राइट नहीं था, बिना मुआवजे के उनको कम्युनिटी लैंड छोड़ना पड़ा। जंगल के साथ जुड़ा हुआ जो आजीविका लोगों का था वो कुचल दिया गया। और अगर आप देखेंगे सही ढंग से कि जो लोग हीराकुद बांध से विस्थापित हुए थे वो इंडस्ट्री के चलते, कोयले इंडस्ट्री के चलते, स्पॉन्ज आयरन के इंडस्ट्री के चलते फिर विस्थापित हो रहे हैं। माने दूसरी बार तीसरी बार लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। बसाया गया फिर हाँ, जहाँ पे बसाया गया था, बिठाया गया था, फिर उसी से उनको निकाला जा रहा है। वहाँ फिर से माइनिंग हो रही है। हाँ, फिर से माइनिंग हो रहा है। और आप अगर देखेंगे कि जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, जिसका वो उनको बताते हैं कि माइनिंग होने के बाद उसका जो पूर्व स्थिति है, फिर पूर्व स्थिति में उसको बहाल होना चाहिए, वो कहीं पे नहीं हो रहा है। पूर्व स्थिति में माइनिंग खत्म हो गया, माइनिंग ख़त्म हो गया तो लैंड को फिर आप उपजाऊ बनाना, लैंड को फिर जंगल से भर देना, जो पूर्व स्थिति था उसकी और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मतलब वो छोड़ छाड़ के अपने छोड़ छाड़ के चले गए, गड्ढे बना दिए, लोगों का पानी का स्रोत चला गया, इतना पोल्यूशन हुआ कि लोग खेती नहीं कर पाएंगे, वहाँ रह नहीं पाएंगे। तो वो ये कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, आपने बिना सरकारी ढंग से विस्थापित किए बिना आप लोगों को निकाल रहे हैं बिना उसके अगल बगल के लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे ना, जैसे कि पॉल्यूशन के कारण पानी के स्रोत खराब हो गए। बता रहा हूँ कि जिसको आपने प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्लेस किया, लेकिन आप ऐसे हालत बनाते हैं, ऐसे पोल्यूशन का माहौल बनाते हैं कि आसपास के लोगों को वहाँ से उठ के जाना पड़ता है। क्योंकि आप अगर गड्ढे खोल देंगे तो उनके ऊपरी हिस्से में जो पानी है वो नीचे चला जाएगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा आपको। इतना पोल्यूशन होगा कि आप वहाँ खेती नहीं कर पाएंगे। और खेती में, नदी में, झरने में आप उसका पोल्यूटेंट इतना डालेंगे कि पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसे हालत में लोगों को बिना मुआवजे के, क्योंकि आप प्रोजेक्ट में उसको लेते नहीं हैं, उसको प्रोजेक्ट इलाका मानते नहीं हैं, वो ऐसे उठ जाते हैं बिन मुआवजे लिए, बिन रिहेबिलिटेशन पैकेज के उनको उठ जाना पड़ता है। क्योंकि जीवन उनका संकट में आ जाता है। नहीं, वहाँ वो बचने लायक नहीं रहता। हाँ, मतलब संकट है जीवन का। अच्छा, और दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ मिनरल्स हैं? नहीं, ये मैं जो बता रहा था MCL इलाका जो महानदी कोल फील्ड है, बहुत जगह के इसके खिलाफ आंदोलन भी हो रहा है लोगों का कि हम जंगल नहीं छोड़ेंगे, कम्युनिटी लैंड नहीं छोड़ेंगे, गांव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनका ऐसे दमन किया जा रहा है कि जैसे मानो वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जैसे कोई पराये लोग हैं। वो इस क्षेत्र में सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा इलाके में यही हालत है। तो मतलब अभी गवर्नमेंट प्रेशर दे रही है, उसके चलते और एक चीज़ हो रहा है कि हीराकुद बांध का पानी इंडस्ट्री जो ले रहा है वो धीरे धीरे खेती के लिए जो पानी मिलना चाहिए वो घटता जा रहा है। तीसरा चीज़ है, इतना पोल्यूशन वो महानदी के पानी का करते हैं, डैम के अंदर का पानी का करते हैं कि जो मछुआरे थे, अभी मछली का उत्पादन घट रहा है, मछली जो अंडे दे रहे हैं वो नष्ट हो जा रहा है, और महानदी का पानी डिग्रेड चला गया है। उसका मतलब है कि खाने का तो छोड़िए, नहाने का लायक नहीं रहा है। तो ये भी अलग अलग किस्म की मुश्किलें लोग पैदा करते हैं, जिसके ऊपर सरकार कोई नज़र नहीं देता है। जो प्लांट चल रहा है, इंडस्ट्री चल रहा है, जो पानी को ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिना ट्रीटमेंट के वो अपनी पोल्यूटेंट छोड़ रहे हैं। तो ये एक नुकसान लोगों को अपनी सेहत की तहत आप देखेंगे वो हो रहा है। इतना पोल्यूटेंट गैस छोड़ रहे हैं जिससे आपके धान की पेड़, दूसरे पेड़ जो खेती है वो जल जाता है। उसके लिए भी लड़ाई हो रहा है, कहीं पे मुआवजा मिल रहा है, कहीं पे मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे एक हालत बना रहे हैं कि जीने लायक नहीं छोड़ते लोगों को। तो लोगों को बिन पैसे के, बिन मुआवजे के, बिना रिहेबिलिटेशन पैकेज के उड़ जाना पड़ रहा है। और दूसरे क्षेत्र जहाँ पे कुछ हैं उधर माइनिंग्स, बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा ग्राफाइट माइनिंग है, मंगनीज माइनिंग है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन वहाँ पे जंगल को ख़त्म करके किया जा रहा है। ग्राफाइट किस तरफ है? ग्राफाइट बलांगीर जिला में है,
आप अनडिवाइडेड कोरापुट में भी है, कुछ कुछ जगह उसका माइनिंग हो रहा है। अब बहुत जगह पे इलीगल माइनिंग भी हो रहा है, जिससे सरकार को फ़ायदा नहीं, प्राइवेट लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चल रहा है। और मैंगनीज भी है इधर नहीं है, माने वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा में अभी तक माने खुदाई नहीं हुआ है कहीं। फाइट कुछ कुछ जगह पे है। तो आयरन और इधर ही है सब, सुंदरगढ़ में है और इधर नहीं है कहीं ज़्यादा? मतलब आयरन और ज़्यादातर कोस्टल में है क्या? नहीं नहीं, मैंने आयरन और मैंने आपका जो पोस्को इलाका है, पोस्को इलाके में इंडस्ट्री की जो बात है, लेकिन माने आप आयरन की जो बात करते हैं तो मयूरभंज, केवंझर उस इलाके में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ से टाटा का आज जो आप दौलत देखते हैं उसका बड़ा मयूरभंज, केंदुझर, हाँ केंदुझर, हाँ, और कौन कौन सा जगह हो सकता है? वो 2 डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर। यहाँ मतलब ये उड़ीसा के एक समय टाटा का जब पैसा नहीं था, टाटा का बहुत पैसा बहुत कम था, टाटा जो आज बहुत बड़ा बना है वो केवंझर मयूरभंज को लूट के ही बना है। तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट इस तरह की कहानियाँ हैं। तो ये जो अच्छा, एक जो कहानी था जो नीलगिरी वाला जो था, क्या नियमगिरी वाला, और ये जो दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस क्षेत्र में अपना बालंगीर वगैरह में जो कॉपर का, तो उसकी जो उसमें जो संघर्ष हुआ उसका थोड़ा सा, और उसमें किस तरह से गवर्नमेंट ने क्या पक्ष लिए रखा, ये थोड़ा सा। नहीं, संघर्ष में गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट आज कॉरपोरेट के साथ खड़ा हुआ है, कंपनियों के साथ खड़ा हुए, अपने लोगों के साथ वो खड़ा हुआ ही नहीं है। बशर्ते पब्लिक के कारण दोनों प्रोजेक्ट रुक गए। हाँ, लोगों का संघर्ष इतना बड़ा और इतना व्यापक था, पोस्को से भी जाना पड़ा, गंधमार्दन से जाना पड़ा, नियमगिरी से जाना पड़ा, तो ये लोगों का संघर्ष का ही ये है। दूसरा चीज़ है कि कुछ कानूनी नियमगिरी आंदोलन में लोगों के पक्ष में रहा, जैसे जंगल का आइन, फॉरेस्ट एक्ट का बात आया, कुछ जगह पे एनवायरनमेंट को लेकर जो विचार हैं वो काम में आया, जैसे गंधमार्दन में, और बाकी लेकिन ये तब आता है ये चीज़ें गंधमार्दन, ये अपना बरगढ़ में, बलांगीर में जो है। तो असल में क्या है कि अगर आप संघर्ष करेंगे तब जाके ये चीज़ें आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो नियमगिरी में फैसला लिया कि ग्राम सभा करवाओ, ग्राम सभा में लोग अगर राय देते हैं तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। और राय लोगों ने दिया कंपनी के खिलाफ। अगर ऐसे ग्राम सभा काशीपुर में भी होता कि अलग जगह में भी होता, सुप्रीम कोर्ट अगर रायगढ़ में, तो वहाँ भी लोग उसके खिलाफ राय देते, लेकिन वहाँ दबाया गया। और सुप्रीम कोर्ट इस समय ना बचाने आया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोल अदा किया। बात यही है कि संघर्ष कितना व्यापक हो, संघर्ष के कारण ही मतलब एक तरह से कानून भी बनाए गए और आज सुप्रीम कोर्ट भी आता है। अदरवाइज जो पहले 95-96 से पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट जिन लोगों ने भी किया इस तरह का कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आप देखिए जब 90s के बाद आप खनिज चीज़ों के ऊपर FDI लाए, उससे पहले नहीं था। और कोल का भी देखिए कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा था, कुछ प्राइवेट का हिस्सा था। आज पूरा आप देखेंगे कि कोल को भी आप प्राइवेट लोगों के हाथ। पहले जो माइनिंग होती थी उसमें बोला कॉन्ट्रेक्चुअल काम में देते थे, कोयला खदान हो रहा है तो उसमें कुछ काम दे दिया कॉन्ट्रेक्चुअल। अब तो पूरा माइनिंग प्रोजेक्ट ही दिया गया है। मेरे अंदर कोरोना के टाइम हुआ ऐसा नहीं, अभी तो कोल का हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो बात है वो 92 के बाद बात हुआ, 92 के बाद। मैंने कोयले का नहीं, अलग खनिज का, कोयला में फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम आपने पूरा उनके हाथ दे दिया उनको। तो ये पॉलिसी शिफ्ट मतलब कोयला को लेके है, मतलब फ्यूल्स को लेके। तो वैसे कोयला से बताया जा रहा है कि इसके जो माइनिंग से और भी स्टेट्स में, झारखंड में और कहीं भी, तो उसमें पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक रोल है और डिस्प्लेसमेंट है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो कोल इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो माइनिंग किया जा रहा था उससे भी लोग खुश नहीं थे। पर अब तो प्राइवेट हाथ में है तो वो तो काफ़ी मतलब एक लूट की स्थिति है और मतलब
आने वाले समय में संघर्ष बढ़ेगा? क्योंकि इसमें दो चीज़ हो सकता है कि प्राइवेट पार्टी के खिलाफ लड़ना और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने में अंतर होता है। गवर्नमेंट जितना हम गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, आप प्राइवेट को इतना रेस्पॉन्सिबल बना नहीं सकते। इसका मतलब है कि प्राइवेट लोग आने से दमन और ज़्यादा बढ़ेगा। और जहाँ प्राइवेट आता है हम देखते हैं कि सरकार का दमन भी है और प्राइवेट गुंडों का भी दमन है। तो ये अराजक तत्वों का ताकत बढ़ जाता है इससे। तो लड़ाई तो होगा ही होगा, लेकिन रिप्रेशन भी उतना होगा, दोहरा रिप्रेशन होगा, दोहरा दमन होगा। सरकार का दमन, क्योंकि वो प्राइवेट के साथ खड़ा हुआ है, पॉलिसी खुद बनाया है लोगों को दमन करने का। और दूसरा है कि प्राइवेट लोग अपनी बिजनेस इंटरेस्ट के लिए गुंडे लगाएंगे और गुंडों से लोगों के ऊपर आक्रमण करेंगे, जो आप होते आ रहा है, बहुत जगह पे हुआ है 90 दशक के बाद। उमाईगंज में फायरिंग हुआ, आप देखेंगे केवंझर में जो कलिंग नगर में फायरिंग में 13 लोग मारे गए, उमाईगंज में 3 लोग मारे गए, पस्को में लोग मारे गए, नियमगिरी में लोगों को मारा गया। तो ये सिलसिला आगे और बढ़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कोयला कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था जो आज तक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस जगह रोका गया है? कुछ इसके पीछे का कारण है? क्योंकि हम देखते विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स तो पहले दे दिया गया प्राइवेट को, मतलब फ्यूल में भी ऑयल प्राइवेट के हाथ में है, रिफाइनरीज वगैरह। पर ये कारण क्या है कि फ़ायदे का सौदा नहीं था, इस कारण इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे प्राइवेट सेक्टर, या कुछ और कारण थे? प्राइवेट पार्टी सब समय इंटरेस्ट ले रहे थे, उनका इंटरेस्ट की बात नहीं, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी शिफ्ट की बात है कि सरकार जो प्राकृतिक संपदा है वो अपने हाथ में रखना चाहता है, अपने लोगों के लिए खर्चना चाहता है, आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाना चाहता है, या जो बहुदेशीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो एमएनसी हैं, उनके फ़ायदे के लिए लुटाना चाहता है, उनसे पूंजी लेके जो वोट राजनीति है, तो पोल राजनीति है, उसको चमकाना चाहता है। ये असल बात है इसी में। और ख़ुद के दल के फंड बढ़ावाना चाहता है, ये असल बात इसी में है। क्योंकि पहले सरकार जो नेहरूवियन मॉडल था, जो समाजवादी मॉडल था, जो राष्ट्रायत्त उद्योग की बात करता था, उसी में भी डिस्प्लेसमेंट का समस्या था, उसी में भी रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम हुआ करता था, वो सही बात है। लेकिन कम से कम उद्योग और संपदा सरकार के हाथ में था, मतलब राष्ट्र का भला था, और रिकंसाइल करने का मतलब बहुत बार गवर्नमेंट से चांस था। आप कम से कम सरकार से, अपनी चुने हुए सरकार से बात कर सकते हैं, ये तो चुने हुए लोग नहीं हैं। अच्छा, अभी क्या उड़ीसा की स्थिति, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कितनी माइनिंग्स, अब पूरे उड़ीसा में लगभग क्या स्थिति लग रही है कि प्राइवेट सरकार के हाथ में क्या है और प्राइवेट के हाथ में कितना प्रतिशत के अनुसार, थोड़ा अगर आप बता सकें? जैसे कि अभी तो एमसीएल को छोड़ के बाकी जगह आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखिए, कोरापुट में देखिए, आप नियमगिरी में देखिए, हर जगह प्राइवेट पार्टी है। मतलब कोल को छोड़ के, कोल फील्ड्स को छोड़ के। तो यहाँ के कोल फील्ड्स को क्या लीज नहीं दिया गया अभी हाल में जो लीज दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स को? अभी शुरुआत होगा, लेकिन आप अगर वहाँ भी घुसेंगे देखेंगे कि माने उसी में भी प्राइवेट पार्टी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में इतना घुस गए हैं सारे प्रोसेस में, को इतना उसको एक गवर्नमेंट संस्था बोलने से भी हम लोग कतराते हैं। अच्छा, मतलब अभी कोयला यहाँ का बचा हुआ है। ठीक है।